मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, जब से चुनाव हुआ है विधानसभा का हरियाणा में, तब से कुछ और ही तरह की खामोशी सी छाई हुई है। हालांकि कई जगह खुशियां भी मनाई जा रही हैं, लेकिन खुशी भी कुछ और तरह की है, कोई ज़्यादा उस तरह की भी नहीं। फिर रही सही कसर, अब मंत्रिमंडल के बारे में बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पहली बार बहुत बड़ी कैबिनेट बनी है हरियाणा के मंत्रिमंडल की, क्योंकि इसमें करीब करीब 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री हैं और एक ही बार में जितने लेने थे वो ले चुके हैं। तो ये भी काफ़ी एक गहमा गहमी वाली बात थी। लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि पंचकुला के अंदर बहुत बड़ी एक जनसभा का रूप लेके, रैली का रूप करके, और जो कुछ वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में जो कुछ प्रदर्शित किया, बहुत ही ज़बरदस्त वो वहाँ का सिस्टम था और बहुत ही भव्य कार्यक्रम, यानी कि एक यादगार कार्यक्रम वहाँ बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, वो बात पता नहीं क्यों अभी समझ में नहीं आया कि न तो बीजेपी वाले इतनी खुशी मना रहे हैं और ना ही कांग्रेस वालों का दुख कम हो रहा है। कांग्रेस वाले तो चलो भाई जीत मान के चल रहे थे, हार गए, लेकिन बीजेपी वाले भी पहले से तसल्ली नहीं थी उनको कि जीत जाओगे, लेकिन वो जीत गए। और वही बात है, जो जीतता वही सिकंदर। तो अब ये बात आती है, तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके तो डूबा नहीं जाता। यानी कि जब किनारे पर खड़े खड़े भी डूब जाए ना, तो वो एक जबरदस्त दुखदाई बात है। सबको ये जचा था कि भाई तो कांग्रेस की सरकार आवेगी, किसी ने भी पूछ लेंदे, पूरा मीडिया है, गरीब से गरीब आदमी भी कहा था भाई 10 साल हो गए तो कांग्रेस का आओगी, लेकिन नहीं आई। कुछ जाति समीकरण ऐसे बने, या कांग्रेस में जिस तरह कहा जा रहा है कि ये तो दिक्कत भी थी पहले भी, ग्रुप बन गए और वो ग्रुप एक दूसरे की टांग खिंचाई में वो नुकसान करा बैठे। लेकिन बीजेपी जो अनुशासित पार्टी है, हालांकि वो जो कैडर बीजेपी का है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि जो विधानसभा में जीते हैं इनमें भी वो बीजेपी वाला कैडर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इधर उधर से आए हुए, कुछ इनेलो से आए हैं, कुछ कांग्रेस से आए के वो विधायक बन गए और उनको मंत्रिमंडल में भी कई शामिल हुए हैं। कई तो ऐसे हैं जो साल 6 महीने भी नहीं हुए थे और बीजेपी में आके वो मंत्रिमंडल में बैठे हैं। लेकिन फिर भी जो जीत गए वो जीत गए, और पार्टी तो भाजपा ही कहलाएगी, क्योंकि देश के अंदर अब जो केंद्र में सरकार है, एक तो उसका ये दिमाग में ये बात आएगी भाई कोई भी पार्टी स्टेट में दूसरी नहीं आएगी जब तक केंद्र में हो। यानी कि हरियाणा के अंदर ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि भाई जो केंद्र में सरकार है वही प्रदेश में आएगी। एक तो ये बात है। दूसरा, संतुष्टिकरण की बात है। अब सरकार बन गई बीजेपी के, 48 विधायक इनके बन गए, 48 में से 3 को और समर्थन दे दिया, 51 हो गए। 51 में से अब 14 मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। कुछ और हैं वो भी एडजस्ट होंगे, जाहिर सी बात है, उनको भी कहा होगा भाई कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उनकी होगी, क्योंकि सरकार के बड़े लंबे चौड़े खाते होते हैं। कहीं कोई चेयरमैन बनेगा, कहीं कोई और एडजस्टमेंट होंगी, तो लगभग सबको एडजस्ट किया जाएगा। जो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे उनको पूरी खुली छूट दे दी जाएगी कि भाई आप अपने हल्के के अंदर विकास करवाओ और जो भी आपकी डिमांड है वो हमें बताओ। उनको तवज्जो दी जाएगी, वो चौधर में रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पर जो उम्मीदवार इनके हारे हैं, जहाँ जाहिर सी बात है जो कांग्रेस के जहाँ से विधायक बने हैं या अन्य किसी पार्टी के या निर्दलीय बने हैं, वहाँ जो हारे हुए बीजेपी के जो नामजद प्रत्याशी थे वो जो हार गए, थोड़ी बहुत वो भी कोशिश करेंगे भाई पार्टी में रह के उन्होंने चुनाव लड़ा है, खर्चा भी कराया है, वो भी चाहेंगे कि हमारी भी चौधर हो, क्योंकि सरकार उनकी बन चुकी है। तो अभी ये देखने वाली बात होगी
कि इस चीज को सरकार कैसे चलाती है। कुछ लोगों का मानना है कि सारी बातें नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, हालांकि ये बात तो हम भी कहेंगे क्योंकि मेरी भी कई मीटिंग मुख्यमंत्री महोदय से हुई हैं चंडीगढ़ में, तो मिलने वाली तो उनकी बात हम मान के चलते हैं कि वो मिलनसार तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब खुद हमने इस चीज़ को महसूस किया है, खट्टर साहब इनसे पहले मुख्यमंत्री थे, उनसे मिलना बहुत ही मुश्किल सा काम था, लेकिन इनका तो फट दही टाइम मिल जाता, मिल भी अंदर, बात भी सुनाई कही। कुछ मांगे भी हमने पिछली दफ़ा मनवाई थी, सारी तो नहीं मानी गई, कुछ बातें और रहेगी जो अब हम उनसे बात करेंगे, और हमें उम्मीद भी है कि शायद ये अब अपनी थोड़ी बहुत पूरे, क्योंकि फुल सीएम अब बने ही है, और फुल सीएम का मतलब है पूरे 5 साल इनके सामने हैं, तो अब इन्होंने सरकार किस ढंग से चलाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और सरकार चलाने के लिए कोई लंबी चौड़ी वो बात नहीं है, क्योंकि ये पहले मंत्रिमंडल में रहे हैं, 6 महीने का इनका वो तजर्बा भी है। दूसरी बात ये है कि इतने लंबे समय से ये आरएसएस के वैसे वो हैं आदमी हैं, क्योंकि आरएसएस से लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, तो इनको सारी चीज़ों का पता है और पूरा केंद्र का इनको साथ मिला हुआ है। फिर मंत्रिमंडल भी इन्हें अपने हिसाब से बना रखा है। ये अलग बात है भाई, वो कुछ उसमें खट्टर साहब के आदमी हैं, कुछ भाई अमित शाह ने भी कहा होगा, लेकिन ये तो होता है बड़ी पार्टियों के अंदर सलाह मशवरे के बगैर मंत्रिमंडल नहीं बनाए जा सकते। और ये कोई वन मैन पार्टी तो है नहीं कि जी करे उसको बना दिया, जी करे उसको छोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि वो केंद्र के इशारे पर ही काम होंगे, लेकिन आगे पब्लिक के कामों के अंदर जो बात है वो कितना ये अपनी चलाएंगे, कितना ये पूछ पूछ के काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर सैनी साहब ने, जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है, मिलने वाली जो बात है, इन्होंने कहा था भाई मैंने तो मंजे भी डलवा दिए हैं, तो अगर कबीर कुटीर के अंदर अगर वही सिलसिला इनका मिलने वाला रहा तो ये लोकप्रिय भी हो जाएंगे। हाँ, एक बात इन्होंने करके स्पष्ट दिखा दी, भाई जो कहा था वो किया। क्योंकि अभी देखते हैं लिस्ट आ रही है गाँव की, 24,000 वैकेंसी जो पेंडिंग थी, वो हालांकि रिजल्ट उनके पहले आ चुके, तैयार हो चुके थे, डिक्लेयर नहीं हुए थे। अब वो उनकी जो ज्वाइनिंग वाला सिलसिला चल रहा है, तो वो हजारों की संख्या में जो नए उन्होंने रोजगार के अवसर खोले हैं और जो भर्तियां अभी चल रही हैं वो एक काबिल तारीफ है। हालांकि काफ़ी इसके ऊपर मरहम लगा है। कुछ लोग ये सोच भी नहीं रहे थे कि भाई उनका कहीं नंबर आएगा, लेकिन फिर भी एक के गांव से कई कई बंदे लगे हैं और उसमें ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये बिना सिफारिश वाले हैं। हालांकि चाहे किसी ने सिफारिश लगाई भी है, लेकिन मान्य यही जा रहा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची ये अपॉइंटमेंट हुई है। तो इसका ये हम कहेंगे ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि एक सारे दफ्तरों में जहाँ भी हम जाते हैं स्टाफ पूरा कहीं नहीं है। स्टाफ भी पूरा करना है, लोगों को रोजगार भी देना है, कुछ और अवसर भी पैदा करने हैं, तो कहीं न कहीं ऐसी बातें आएंगी। और कुछ सीनियर विधायक जो अपने आप को मान रहे हैं उनके बारे में भी बात करना जरूरी है। जिस तरह दादा राम कुमार गौतम नारनंद को छोड़कर ये सफेदों के अंदर गए, वहाँ से भी जीत गए, तो तीसरी बार वो विधायक बने हैं, तो वो सीनियरिटी में तो कोई शक रहा नहीं। और फिर वो किस ढंग से चुनाव लड़ते हैं, पार्टी की कोई लहर नहीं थी, उसके बावजूद भी जीतते हैं। तो ये आलाकमान को भी सोचने पर मजबूर करता है कि भाई जो आदमी हल्का छोड़ के दूसरी जगह से जीत जाए तो वाकई कुछ कलाकारी तो है ही उनके अंदर। लेकिन अब सैनी साहब की सरकार में अब कुछ लोग ही कयास लगा रहे हैं कि दादा राम कुमार गौतम को अगर ये एडजस्ट नहीं करेंगे तो कहीं वो यहाँ भी आके ना कह दें कि सौदा है कुछ नहीं। क्योंकि ये बड़ी मशहूर कहावत रही है, जेजेपी में वो विधायक बने थे और वहाँ पर उन्होंने ये बात दुष्यंत चौटाला के बारे में कही थी कि सौदा है कुछ नहीं, क्योंकि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था। और वो बार बार कहा देवा खोप पर एक लाए जिम्मा है सारे में कि मैंने, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको मंत्रिमंडल में अभी शामिल नहीं किया है। अगर इनको पूरी पावर नहीं दी गई तो मुझे लगता है थोड़े ही दिन पाछे कदे ये भी कुछ और ना करने लग जाए, क्योंकि ये जो राम कुमार गौतम जो मुंह फट आदमी है, वो कुछ भी जो मन में आएगी बात है वो कहे बगैर रहते नहीं हैं, और ना वो टोटा नफा देखते हैं इस बात में तेरा नुकसान क्या होगा क्या, वो कह ही देते हैं इस बात को। और उनकी बात लगभग सबको पता है भाई ये
कुछ भी कह दो चाहे, फिर भी उस चीज़ का विपरीत असर नहीं होता। हालांकि इन्होंने तो पहले कुछ ऐसे काम भी किए हैं, अगर उन बातों पर आदमी चले तो मैं कहता हूं कि जाट आरक्षण का जैसे ये मामला था कि भाई इन्होंने विरोध किया, वो बात इन्होंने सफेदों के अंदर साबित करी कि भाई ये भाजपा जो है ये जाट विरोधी नहीं है। वो भाजपा को आड़ लेकर सारी बातें मनवाने में कामयाब रहे और अपनी सीट आराम से निकाल ले गए। तो यही चीज़ें हैं जो असली धुरंधर राजनीतिक हैं। वो इस टाइप की जो बात करते हैं वो आमतौर पर लोगों के गले उतर जाती है, क्योंकि वो कहते हैं भाई सीनियर आदमी है के झूठ बोलता होगा, और फिर ऐसे ढंग से वो बात करते हैं। वो बात करने का उनका अजब गजब तरीका है। तो फिर यही बात मुड़ के आती है कि भाई वो वरिष्ठता के आधार पर अगर उनको चौधर नहीं दी गई तो निश्चित तौर पर वो कटाक्ष करेंगे, और इस बात का इल्म पार्टी नेताओं को भी है, लेकिन वो उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट शायद करेंगे। और कुछ ऐसे हारे हुए भी बहुत भारी भरकम इनके पास व्यक्तित्व हैं, उनको संगठन में भी जगह दी जा सकती है, और या फिर कहीं ना कहीं सरकार के भी अभी काफ़ी कुछ बचे हुए हैं। कई तो कैबिनेट स्तर के या स्टेट मिनिस्टर स्तर के पद हैं इनके पास, जैसे पब्लिक एंटरप्राइजेज ब्यूरो के अध्यक्ष पद है, और उसमें उपाध्यक्ष है योजना आयोग वगैरह जो आजकल नाम बदल रखे हैं, मार्केटिंग बोर्ड के हैं चेयरमैन, और भी बहुत से निगमों के महकमों के चेयरमैन हैं, बिजली बोर्ड वगैरह है, बिजली निगम, इनके भी आगे एडजस्टमेंट हैं। तो बहुत जगह सरकार के पास होती हैं, लगभग सबको ये एडजस्ट करेंगे, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो अभी ये जो जितने बचे हैं वो एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी कवायद लगा रहे हैं। अब जो मेन सरकार के सामने बात है वो है विभागों का आवंटन। तो महकमा किसको कौन सा दिया जाए, इस बात में अभी थोड़े से सरकार असमंजस की स्थिति में है कि किसको कौन सा महकमा दिया जाए। वो सलाह मशवरे कर रहे हैं, और जो तजर्बेकार आदमी यानी कि वरिष्ठ जो भाजपा के नेता हैं उनसे सलाह मशवरा करके सरकार को चलाना है लंबे टाइम तक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को कोई खतरा है नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे कि कोई नाराज भी ना हो और वो काम भी चलता रहे। और बाकी बात यह है कि भाजपा में आने के बाद जो कहीं जाएगा तो उनके पास बड़े सारा सिस्टम है, वो उसे नाराज भी नहीं करेंगे, और नाराज कर दिया तो वो बिगाड़ भी कुछ नहीं पाएगा। ये भी दोनों ही बात है। तो अब देखना है ये किस तरफ ये राजनीति हरियाणा की चलती है। अब जरूरी बात होती है टोटम लठम लठावे आगने। अब कांग्रेस हार गई, कांग्रेस हारने के बाद अब इसकी जो संगठन के जो चुनाव होंगे और नेता विपक्ष का होना है, प्रतिपक्ष नेता अब बनाया जाना है, उन पर जरूरी बात है कि अब खेमेबंदी हो चुकी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादातर विधायक हुड्डा खेमे के हैं। खेमा क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँ कि हरियाणा में जो कांग्रेस है वो हुड्डा कांग्रेस ही है। अगर उनकी अनदेखी करी है तो फिर पार्टी टूटने के भी आसार हैं, और नहीं तो फिर संगठन के जो मामले हैं, संगठन जब तक नहीं बनेगा तब तक ये दूर की कौड़ी है सरकार के नज़दीक भी लगना। ये चुनाव तो लोगों ने लड़ा है, लेकिन लोग कब तक लड़ेंगे, फिर भी पार नहीं पड़ी, क्योंकि लोग चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन पार्टी नहीं चाहती थी कि बदलाव हो। और यही इनका हार का कारण हुआ। बीजेपी का सूतैनी थी, उनका कर्म जोर कर रहा था, सरकार बन गई, और बाकी अभी अच्छे काम करेंगे तो फिर पॉपुलरिटी हो जाएगी। अभी शुरुआत अच्छी है, देखते हैं। आगाज अच्छा है तो हम चाहेंगे कि अंजाम भी अच्छा ही हो। तो इन बातों के साथ आज बहुत ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। अब यही समीक्षा मैंने करनी थी भाई, क्योंकि एक ऐसा मतलब वो जैसे तूफान से पहले कोई शांति आती है ना, उस टाइप की यहाँ कोई ऐसी शांति सा माहौल बना हुआ है। क्योंकि इनेलो और कांग्रेस ये ज़्यादा शोर मचाने वाली पार्टी मानी जाती हैं, क्योंकि एक समुदाय विशेष जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा बोलता है, पिछड़ जाता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा है जो इस चीज़ को दरकिनार करके और जो मनपसंद सरकार है उसको बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी तो अलग अलग कयास लग रहे हैं, कोई कहता गड़बड़ हुई है, कोई कहता कुछ हुआ है। कुछ भी हो, अब सरकार तो बन चुकी है और ये रहेगी भी। लेकिन
आने वाला समय कैसा होगा, कैसे सरकार चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब देखना है ये जितने भी विधायक हैं कैसे इनकी एडजस्टमेंट होती है, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाता है, उसमें वो संतुष्ट होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और फिर जनता के कामों के लिए, क्योंकि अब दफ्तरों के अंदर वैकेंसियाँ बहुत हैं, कुछ तो इन्हें भरनी शुरू करी है। अब करीब 24-25 हज़ार शायद ये वैकेंसी आई है, कुछ नई निकाली गई है, उनमें भी अब भर्तियाँ होंगी। तो ये शुरुआत तो मैं समझता हूँ अच्छी है। उसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री का जो मिलनसार जो स्वरूप लोगों ने देखा है, अब ये फुल फ्लैग पूरी तरह चीफ मिनिस्टर अब बने हैं। अब अगर वही इनका रवैया रहता है या कुछ बदलाव आता है, ये देखने वाली बात होगी। अधिकारी लगभग पहले वाले हैं, जो मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार में जो ज़्यादातर अधिकारी थे वही इधर के उधर हुए हैं। उनमें भी कुछ नया फेरबदल करने की सोचते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यही चीज़ें देखने वाली होंगी। क्योंकि अधिकारी वर्ग, उनको भी पहले पता नहीं था कि सरकार फिर तीसरी बार आने वाली है, तो उन्होंने पहले ही गोटियां फिट करनी शुरू कर दी थी। अब फिर बैक टू पवेलियन वापिस आ चुके हैं वो। अब अपने नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं कि किसको कहाँ को लाइन लगा जाना है, किसको मलाईदार हुद्दे पर बैठाना है। ये सरकार के अपने अधिकार होते हैं और उसमें ये करेंगे। और कांग्रेस के लिए तो एक ही बात मैं कहूँगा कि जब लोगों से सर्वे करते हैं, किसी से पूछते हैं, तो गांव में जाते हैं, नुक्कड़ पर ही पता लगता है कि हमारे गांव से तो कांग्रेस जीती थी, लेकिन फिर वो वोट कहाँ गए। तो एक बनिए की पुरानी कहावत है जो आमतौर पर सारे हैं, उसने एक पानी के अंदर चलना था और उसका परिवार साथ में था, तैरना किसी को आता नहीं था, और वो एक लाठी लेके और लाठी का सहारा वो उसमें से मापते गए पानी को, और वो उसकी एवरेज निकाल ली। उसमें खड्डे भी थे, उसमें ऊंच नीचे थी कई जगह, तो उसकी एवरेज निकाल के उसने कहा भाई इतनी एवरेज है और पानी के हट्टी तो नीचे नीचे रहोगा। लेकिन बात ये बनी कि भाई खड्डा भी था उसके अंदर। अब जो तैरना नहीं जानता वो खड्डा में गिर गया तो वो डूब गया। तो बनिया ने फिर देख के वो कागज देखा कि भाई ये तो लिखा तो सही है, ये डूबे कैसे। तो एक कहावत उस टाइम प्रचलित हुई कि लेखा देखूं न्यू का न्यू और कोडी कुणबा डूबा क्यों। तो ये कहावत काफ़ी पुरानी है, बुजुर्गों से सुन प्यारे हैं। तो ये दोस्तों आज इतना ही। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, और दोस्तों इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मैं जैसा भी कुछ मेरे समझ में आती है या मुझे जो दिख रहा है या मेरा जो पुराना अनुभव है, उसमें आपको कुछ न कुछ नई बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक नमस्कार। जय हिंद साथियों।